हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 20वां लेक्चर है जो कि खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से संबंधित है। आज हम खिलाफत आंदोलन को देखेंगे और असहयोग आंदोलन के बारे में अच्छे से जानेंगे। खिलाफत आंदोलन के क्या परिणाम हुए, असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम हुए, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और इनमें किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया, इनका प्रभाव क्या रहा, और यह हम प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। चूँकि हम महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, यह प्रश्नों के माध्यम से है। प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक वाइज पूरी आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। प्रश्नों को तो हम देखेंगे क्योंकि NCERT के प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम जहां आवश्यक पड़ेगा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। अर्थात खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो वह तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। इंग्लैंड के द्वारा तुर्की में जो खलीफा का पद था, खलीफा कौन होते थे, जो इस्लाम धर्म था उसके सबसे बड़े गुरु को खलीफा कहते हैं, उस पद को ही समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने, जो कि तुर्की में थे। इसीलिए उसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। आगे देखते हैं, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में अध्यक्षता की गई थी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कमेटी अखिल भारतीय खिलाफत की है। महत्वपूर्ण नेता मोहम्मद अली और शौकत अली हैं, लेकिन अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक सभी आम जन में भी एक पैठ बना के रखे थे। उनका एक ओहदा था लोगों के नज़र में। तो जहाँ भी वो होते थे वहाँ लोगों का एक विश्वास बढ़ जाता था कि नहीं, ये कार्य सही ही हो रहा है। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में की गई थी और यह आयोजन दिल्ली में किया गया था। यहाँ पे एक नोट है कि वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। 1919 में शुरू खिलाफत आंदोलन का जब एक सम्मेलन इलाहाबाद में 1920 में आयोजित किया जा रहा था, तो उसमें महात्मा गांधी जी से, जो कि इलाहाबाद में आयोजित किया जा रहा था, उसमें महात्मा गांधी से अनुरोध किया गया कि आप असहयोग आंदोलन छेड़ दीजिए, अर्थात शुरू कर दीजिए। इसी के एवज में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो आवाहन इसका किया गया था। तो मुस्लिम लीग इसमें भी भाग निभाई थी, लेकिन अभी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का उतना नहीं रोल है। इसमें यह है कि कुछ व्यक्ति विशेष अपने अधिकारों के लिए, जैसे कि इस्लाम धर्म में खलीफा का पद एक महत्वपूर्ण पद था जिसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मोहम्मद अली और शौकत अली ने निभाया था। यहाँ पे आगे है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। किसकी बात हो रही है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। तो ये दोनों व्यक्तियों को याद कर दिएगा, जिन्हें अली बंधु भी कहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। किसकी बात हो रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो वह प्रारंभ वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसका अनुमोदन 1920 के इलाहाबाद में आयोजित एक सम्मेलन, जो कि खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हो रहा था, उसमें महात्मा गांधी जी से असहयोग आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया गया था। तो वह शुरू हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में। आगे है, वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। CR दास के द्वारा 1920 के नागपुर अधिवेशन में
1920 में जो कि नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्तावित किया गया था CR दास ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी देख रहे हैं कि जब खिलाफत कमेटी का सम्मेलन इलाहाबाद में हो रहा था, तो भी महात्मा गांधी जी से शुरू करने की बात की गई थी, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशनों के माध्यम से कोई भी कार्य करती थी। तो जब 1920 में उन्होंने नागपुर में अधिवेशन किया, तो उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, और वह प्रस्ताव रखा गया था CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने छोड़ी थी? CR दास ने। वकालत CR दास के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ी गई थी। असहयोग आंदोलन इतना महत्वपूर्ण था कि उस समय लगभग सभी वर्गों ने महत्वपूर्ण भाग लिया था। यहाँ तक कि जो सरकारी जॉब में थे, उन्होंने भी अपना जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि इसी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कहा था, हम 1 वर्ष के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। इतना जोश देश में भरा था कि चित्तरंजन दास जैसे राजनेता ने वह अपनी वकालत तक छोड़ दी, राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। आगे, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। उन्होंने कहा, हम 1 वर्ष में आज़ादी को प्राप्त कर लेंगे, और यह स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि कब त्यागी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान, ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। तो ये आप याद रखिएगा, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि उस समय त्यागी थी। कैसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान त्यागी थी। आगे है, वर्ष 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? अर्थात असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिम में एकता हो गई, अर्थात लीग और कांग्रेस में एकता ही हो गई कि जब खिलाफत के लिए मुस्लिम लड़ रहे थे तो हिंदुओं ने साथ दिया, और जब असहयोग के लिए हिंदू लड़ रहे थे तो मुसलमानों ने सहयोग दिया। महात्मा गांधी इसी हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक है, यह हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता के लिए सबसे मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता को, क्योंकि अंग्रेजों का यही तो एजेंडा था, बांटो और राज करो। आगे है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? कौन सा आंदोलन हुआ था जो प्रथम जन आंदोलन था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जन आंदोलन का अर्थ यह हुआ कि बड़े लेवल पर, जहाँ पे जनता ने महती भूमिका निभाई थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और लगभग सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था असहयोग आंदोलन में। शिक्षकों ने अपनी शिक्षा का त्याग दी, स्कूल कॉलेजों को स्टूडेंट ने छोड़ दिए, कुछ ने तो वकालत तक छोड़ दी। असहयोग आंदोलन में इस तरीके का प्रभाव रहा। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा, यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, असहयोग आंदोलन के दौरान जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था, जैसे मुंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, तो महात्मा गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, यह निष्ठुर बर्बादी। उन्होंने कहा कि ये जो कपड़े हैं, इसमें कुछ मजदूरों ने काम किया होगा, देश के संसाधन लगे हैं, इनको जलाने का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने कहा, ये बर्बादी है, ये तरीका नहीं है कि आप कोई आज़ादी पा सकें। तो यह कथन विदेशी वस्त्रों की बर्बादी के लिए यह निष्ठुर बर्बादी है, किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आगे है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के, गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी, जो कि गोरखपुर में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो
चौरी चौरा घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, जब ऐसा हुआ था कि कुछ सत्याग्रहियों के द्वारा, जब उन सत्याग्रहियों पर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया तो सत्याग्रहियों ने उन पुलिस वालों को, जो कि आंकड़ों के मुताबिक 21 पुलिस थे, उनको जेल में खदेड़ दिया गया पुलिस थाने में, और पुलिस थाने को घेर लिया सत्याग्रहियों ने, और इसके बाद उस पुलिस थाने को जला दिया और 21 के 21 पुलिसकर्मी उसमें जलकर राख हो गए। तो इसी घटना को, जो कि गोरखपुर में हुई थी और 5 फरवरी को हुई थी, इसी के उसमें आके महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो किस तिथि को लिया था? तो 12 फरवरी को। चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। उनका मानना था कि अभी भारतीय लोग ये जानने में सक्षम नहीं हुए हैं कि असहयोग का वास्तविक अर्थ क्या है। उनका मानना था कि अगर जैसे बहुत लोगों का चर्चा है कि देश इतना बड़ा है, उसके एक हिस्से में अगर एक छोटी सी घटना हो गई तो इसका इतना बड़ा आंदोलन क्यों समाप्त किया गया। तो गांधी जी का मानना यही था कि आप अहिंसा अहिंसा होती है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे। अगर कहीं हम मौका दे देंगे अंग्रेजों को हम पर किसी तरीके से मारपीट का, या फिर ऐसी घटना जिससे अंग्रेजों को या विदेशियों को ये बात रहे कि नहीं हम इन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक छोटी सी घटना के कारण पूरे देश के आंदोलन को भी तो रोक सकते हैं और विभत्स तरीके से रोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा भारतीय अभी समझे नहीं है कि असहयोग का अर्थ क्या हुआ और सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। असहयोग एवं सत्याग्रह को अभी समझने में असमर्थ हैं। तो यह असहयोग आंदोलन वापस 12 फरवरी को लिया गया था और चौरी चौरा घटना 5 फरवरी को हुई थी। आगे है चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदौली में थे। चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई 5 फरवरी 1922 को हुई। उसी समय गांधी जी बारदौली में थे। एक जैसे सार्वजनिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए बारदौली में थे। आगे है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 ईस्वी में वापस लिया गया 12 फरवरी को। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 12 फरवरी को वापस ले लिया गया चौरी चौरा घटना के लिए के विरोध में। यहाँ पे नोट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों ने अपना भविष्य दांव पे लगा दिया था और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। तो ये लोग बहुत निराश हुए कि हमने तो अपनी करियर को छोड़ दिया आंदोलन में भाग लेने के लिए, राजनीति में सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए हमने राजनीति को चुना और वकालत छोड़ दी और आज आंदोलन वापस ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, इनकी विजन क्लियर नहीं है। आगे है इसी के विरोध में, असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरोध में 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे इसको, इसी असहयोग आंदोलन के वापस ले जाने के कारण। आगे है स्वराज पार्टी किसने स्थापित किया था? स्वराज पार्टी का गठन CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा मार्च 1923 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यहाँ पे नोट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 ईस्वी में गठित हुआ था CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता। आगे स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो स्वराज पार्टी के गठन के लिए CR दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा
क्या अर्थ हुआ हमारे किसी त्याग का, किसी बलिदान का, जब आंदोलन के तरीके से करना ही नहीं है। वहाँ पे आंदोलन में सबकी अपनी अपनी समझ थी। उसी के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। 1922 का कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा की गई थी। लेकिन CR दास ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरोध में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और स्वराज पार्टी का गठन कर लिए थे। आगे हैं, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से CR दास प्रसिद्ध हैं। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो उस समय आंदोलन में जो सत्याग्रही शामिल थे वो अपने पीक पर थे। वो इतना ऊर्जा से भरे थे कि वो निराश हो गए। उन्हीं में से महात्मा गांधी ने जब 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उन्हीं में से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग कार्य करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन कर दिया 1923 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन क्या हुआ यही पूछ लेगा। तो वर्ष 1923 ईस्वी में। आगे है, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे गांधीदास पैक्ट कहते हैं। गांधीदास पैक्ट कब हुआ? नवंबर 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के गठन के बाद। उन्होंने कहा रचनात्मक कार्यों पर भी ध्यान दिया जाए। हम ये जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए, लेकिन रचनात्मक कार्य भी किए जाएं, लोगों के जीवन में भी सुधार का प्रयास किया जाए। आंदोलन तो चलते ही रहेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन तो चलते ही रहेंगे, लेकिन रचनात्मक कार्य किए जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इन सब के लिए गांधीदास पैक्ट हुआ 1924 ईस्वी में नवंबर में। यहाँ पे एक फैक्ट है कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का जब भारत में आगमन हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे? ब्रिटेन के महाराजा थे। तो कभी भी प्रश्न आए कि सार्वजनिक हड़ताल कब आयोजित हुआ था? 17 नवंबर 1921 ईस्वी को। आगे है, एक नोट है कि वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। ये चुने गए जो कि विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। इन्हें वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें उस समय जो ब्रिटिश की संसद चल रही थी भारत में, काउंसिल जिसे कहते थे, उसके ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाए गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय, जिसे विधान सभा कहते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे। आगे है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। तो वह अधिवेशन कौन सा था? लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखा गया। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, इसके बाद 1929 के बाद प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये तिथि निर्धारित की गई थी 1929 के अधिवेशन में, और अंत में 26 जनवरी को हमारे आज भी देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए, जो 1929 में हुआ था। आगे है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1929 में। उस समय अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पे एक नोट है, लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। इसमें कई फैक्ट हैं। पहले तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 का, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को उन्हीं की अध्यक्षता में तिरंगा झंडा फहराया गया रावी नदी के तट पर। तो रावी नदी के तट पर ही कराची है, सॉरी कराची नहीं, लाहौर है। लाहौर, और लाहौर में ही तिरंगा झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। आगे है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, कांग्रेस की एक कार्य समिति थी जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाए जाने का डेट फिक्स किया गया, तो वह था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इसके बाद प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। आगे है, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? वर्ष 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन के विरोध में आई थी। साइमन ने चैलेंज दिया कि अगर आप हमारे इस प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं तो क्या आप में एकता इतनी है कि आप खुद के लिए कुछ भी तैयार कर सकें? तो उसी के एवज में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसको लाहौर अधिवेशन 1929 में निरस्त कर दिया गया था। क्योंकि इसमें कहा गया था कि इसमें निरस्त इसलिए किया गया, नेहरू रिपोर्ट में स्वराज की बात की गई थी और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई। स्वराज नहीं चाहिए हमें, पूर्ण स्वराज। स्वराज का अर्थ होता है जो सरकार का प्रमुख होगा वह उपनिवेशी सरकार के द्वारा चुना जाएगा, इसे ही स्वराज कहते हैं। बाकी आज़ादी रहेगी, लेकिन जो मुख्य प्रतिनिधि जैसे वर्तमान के राष्ट्रपति हैं तो उनका चुनाव उपनिवेशी सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। कहा गया हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वाधीनता हमारे हक का नहीं है। तो हमारा ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। इससे प्रश्न अवश्य आते हैं। आप स्वराज पार्टी को, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को इतने में हमने देख लिया। अब इससे बाहर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपसे इससे संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।